Hello everyone, welcome to Good Learning. This is your teacher Miss Jyoti Malik and I will be taking your science live class. You are in right hands, you are with Good Learning and we are going to study science for class 10th in this class, starting with chapter number 1, which says, if you can see on your screen, that is chemical reactions and equations. Before we start, you can see that Martin H. Fisher has once said, facts are not science as a dictionary is not literature. यानी facts जो हैं वो science नहीं होते, सिर्फ facts पढ़ना या definitions पढ़ना is not science, जैसे dictionary is not literature. So there's a lot in the sea, बहुत कुछ है science में, बहुत चीज़ें हैं इसमें समझने वाली. तो हम लोग with time we are going to study, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है. So chapter 1 comes from chemistry, chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. The name says chemical reactions. Chemical comes from chemistry, which means जो भी artificial chemicals हैं उनका reactions हम लोग पढ़ेंगे दूसरे chemicals के साथ, and equations हम लोग उनकी study करेंगे. Very interesting chapter. थोड़ा बहुत learning portion है इसमें क्योंकि आपको जो equations हैं, reactions हैं, वो उनके symbols और elements हैं, वो सब आपको ज़रूर याद करना होगा, but it is going to be very simple and easy for you. So let's start with the chapter which says chemical reactions and equations. So a good thing about NCERT is that they always give very good examples relating to normal daily life that we see every day. जो चीज़ें हम देख सकते हैं, observe कर सकते हैं. Milk is left at room temperature during summers. अगर आप दूध को कुछ देर के लिए summers में बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? You must have all observed कि घर में सुना होगा, लोग आपके घर में बोला जाता है कि ये दूध फट जाएगा. That is basically a chemical reactions. वो chemical reaction हो गया कि जो milk है उसके अंदर acidity create हो गई है due to surrounding temperature से, and it has turned into something else. वो किसी और चीज़ में convert हो गया. तो फिजिकल चेंज होगा. फिजिकल चेंज आपको पता है, अगर मैं पेपर को सिर्फ काट दूँ तो उसकी शक्ल, उसकी शेप, उसका एक्चुअल जो पिक्चर था वो चेंज हो गया, वो पीसीज में कन्वर्ट हो गया है. ये फिजिकल चेंज है. लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होगा कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी. मिल्क हैज़ टर्न इनटू कर्ड, दही बन गया है, तो वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, विच इज़ अ केमिकल रिएक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पैन, तवा या नेल विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन अगर आप बाहर छोड़ देते हो, एंड स्पेशली ह्यूमिड एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है, मुंबई और सपोज़ असम में, ऐसे एरियाज़ में ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा रहती है. तो वहाँ पे अगर एक्सपोज चीज़ें, आयरन बहुत जल्दी उन पे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप देख सकते हैं, उस पर बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है. देयर इज़ अ रेड केमिकल डिपोजिशन उसके ऊपर आ जाता है, रस्टिंग, विच वी आर गोइंग टू स्टडी. आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको. सो या अपने घर में भी आप लोग कुछ साल या 1-2 साल के बाद आप देखते हैं, कूलर्स अगर आपके घर पे हैं तो 1-2 बार बारिश सीज़न के लगने के बाद तो थोड़ा थोड़ा पेंट अगर ना हो तो उस पर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स को फर्मेंट करना केमिकल रिएक्शन है. फूड बनता है, पहले कुछ और था, उसको कुक करके आपने नीचे से हीट प्रोवाइड किया, उसको कुक करके आपने कुछ और बना दिया, देखिए इट गेट्स सॉफ्ट और एडिबल हो जाता है, वो खाने लायक बन जाता है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ. हमारे बॉडी के अंदर फूड डाइजेशन, वी ईट फूड, इट डाइजेस्ट्स इनटू आवर स्टमक, या फिर हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. तो ये सब हमें नॉर्मल एग्जाम्पल्स दिए जिससे हमें समझ आता है what are chemical reactions that occur in daily life. Okay, so in all the above situations, the nature and the identity of the initial substance has somewhat changed. जैसे मैंने कहा, बदल जाना किसी चीज़ का, कि वो नेचर जो उसकी इनिशियल आइडेंटिटी थी, जैसा वो था कोई सब्सटेंस, वो बाद में कैसा कन्वर्ट हो गया, बदल गया, तो वो उसकी केमिकल रिएक्शन होती है. तो फिजिकल चेंज सिर्फ शक्ल बदलना, बट पर्सनालिटी वही रहना,
अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, पेपर है वो कट कर दिया तो सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई, उसका शेप बदल गया, लेकिन वो पेपर इज ऑल्सो पेपर आफ्टर कटिंग। बट अगर उसको आप बर्न कर दो, कागज को आप जला देते हो, नाउ इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अब वो कुछ और बन गया, इट हैज़ बिकम ऐश। तो ये केमिकल चेंज है। आई होप यू आर ऑल क्लियर। सो स्टेपिंग ऑन टू, बहुत सिंपल डेफिनेशंस को ना देखते हुए हम लोग एक्चुअल अब जो हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, केमिकल्स के साथ थोड़ा समझते हैं क्या है। तो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम रिबन अगर आप लोगों ने क्लास में कभी आपकी टीचर्स ने पढ़ाया होगा या आपको लेबोरेटरी में ले जाया होगा, तो आपको आई होप मैग्नीशियम रिबन देखने को मिला होगा। इट इज़ अ प्लेन स्ट्रिप जिसको आप स्पाइरल रोल में जनरली लेबोरेटरीज में मिलता है। तो जो ये मैग्नीशियम रिबन होता है, वैसे आप देखेंगे इसके ऊपर एक वाइट लेयरिंग होती है थोड़ी सी, तो वो मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन में बता देती हूँ कि क्योंकि वो लेबोरेटरी में रखा रहता है, हमारे एयर में हर वक्त ऑक्सीजन है, इसीलिए व्हाट यू कॉल, उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाती है एंड इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एक्टिविटी में भी ऐसा ही कुछ बताया है कि आप फर्नेस या फ्लेम के आगे मैग्नीशियम रिबन को टोंग्स के साथ पकड़ते हैं इन दी लेबोरेटरी विद ऑल सुटेबल इक्विपमेंट्स। आप टोंग्स को उस फ्लेम पे रखते हैं मैग्नीशियम रिबन को एंड इट बर्न्स एंड यू कलेक्ट द ऐश इन द ऐश ट्रे। चाइना डिश में आप ऐश को कलेक्ट करते हैं एंड दिस ऐश इज नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वॉच ग्लास में आप इसको कलेक्ट करते हैं, आप देखते हैं दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाउ डिड दिस फॉर्म, ये केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ? पहले एक मैग्नीशियम रिबन था, सॉलिड है वो, उसको हमने सिर्फ बर्न किया, यानी नीचे से हमने उसको हीट दिया। आसपास हमारे एनवायरनमेंट में क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में आसपास है ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो उन दोनों का रिएक्शन हुआ एंड फर्दर जो हमें चीज़ मिलती है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2। MgO2। So you cannot do this at home and you should not do this at home. Definitely once you when you go to the laboratory you will be made to observe this observation. So you will observe that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. कि जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करना शुरू करते हैं, एक dazzling white flame निकलती है और white powder मिल जाता है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यू कैन नोट इट डाउन, MgO2 आपको मिलता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को के रिएक्शन से। यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। एक्टिविटी नंबर 1.2, लेड नाइट्रेट हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और उसमें पोटेशियम आयोडाइड हमने ऐड किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक्टिविटी नंबर 2 एंड सिंपल है, आप लोग की रिएक्शन होगी पोटेशियम आयोडाइड KI की रिएक्शन इंटरचेंजिंग होगी। जब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें ये रिएक्शन आती है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, एक दूसरे को डिस्प्लेस करके ये रिएक्शन दे देते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, जिंक ग्रैन्युल्स, जिंक ZN एक आप टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसके आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसके ऊपर डालते हैं। यू ऑल वुड नो कि आपको जितने भी लेबोरेटरी में एसिड्स यूज़ करवाए जाते हैं दे आर डाइल्यूटेड। So what are diluted chemicals? फुल कंसंट्रेशन वाले केमिकल से कुछ पोर्शन निकाल कर और उसमें डिस्टिल्ड वाटर डिसॉल्व करके जो आपको वाटर मिलता है, आई मीन केमिकल मिलता है, दैट इज डाइल्यूटेड वन। बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग, यू आर यंग एंड यू कैन नॉट बी अलाउड टू यूज इन द लेबोरेटरीज। आपको लेबोरेटरीज में कंसनट्रेटेड नहीं हम लोग कोई भी टीचर आपको दे सकता। सो बिकॉज डाइल्यूट वंस वर्क फाइन, तो हम लोग ने यहाँ पे जिंक के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है या सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं। बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आई गेस इन क्लास 7th या 8th में आप पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो उनका डाइल्यूट पार्ट भी, डाइल्यूटेड पार्ट भी जिसमें पानी मिला है, डाइल्यूट डिस्टिल्ड वाटर मिला है, वो भी ऑलरेडी इन इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो जिंक ग्रैनुअल्स के ऊपर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला एंड यू पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क और उससे कॉर्क के बीच से आप एक
ग्लास ट्यूब लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत जिसमें से स्पेस होता है फॉर द गैस टू पास, एंड यू वुड ऑब्जर्व, यू कैन नॉट एक्चुअली ऑब्जर्व बट दिस हैपन्स कि हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होती है। वैसे ये रिएक्शन बाद में है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड जस्ट टेल यू कि रिएक्शन क्या है। ये आपने वर्ड्स में सुना, अभी मैं आपको एलिमेंट्स के नेम के साथ बताती हूँ। Zn प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, तो आप HCl से भी याद कर सकते हैं। जिंक ग्रैनुअल्स Zn प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और रिएक्टेंट्स, ये थे रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में क्या बनता है, प्रोडक्ट्स में क्या होगा कि जिंक के साथ H2SO4 का SO4 अटैच हो जाएगा, ZnSO4 फॉर्मेशन होगा और बच गया हाइड्रोजन, वो इवॉल्व हो जाएगा। Zn plus H2SO4, then on the product side what we get is ZnSO4, zinc sulfate हमें मिल जाएगा, plus हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो हमने एग्जाम्पल्स नॉर्मल डेली लाइफ से भी देखे, अब हमने केमिकल्स रिएक्शंस देखे। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वी ऑब्जर्व वन थिंग, दैट व्हेन a chemical reaction occurs there is a change in state, there is change in color, evolution of gas and change in temperature. Change in state, for example, I would say मिल्क है, लिक्विड है, उसका कर्ड में कन्वर्ट होना, सेमी सॉलिड बन जाना, स्टेट चेंज हो गया। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना, आयरन है, आयरन का कलर है, उस पर रस्टिंग हो गई तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, या और भी रिएक्शन है जिसमें आप कलर चेंज देख सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं या एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक जनरली कम होती है, एंडोथर्मिक का मतलब है कि बाहर से टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ना, और जिसको हम हीट अप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सब्जी भी बना रहे हो तो आपको नीचे से हीट अप करना पड़ेगा या माइक्रोवेव में रखना पड़ेगा, सो यू आर गिविंग हीट विच इज़ एंडोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होते हुए बाहर की तरफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज these are the chemical changes that occur during a chemical reaction. So we can see that there are large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions with their symbolic representation in this chapter. जो भी आई एम ट्राइंग टू कीप मॉडरेट स्पीड, ना मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जाना चाहती हूँ ना बहुत स्लो। वट एवर इज़ द कन्फ्यूजन, आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई कैन टेक अप योर क्वेश्चंस, या जो मुझे टॉपिक लगता है आई कैन रिपीट दैट। सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी केमिकल इक्वेशंस। क्लास 7th में, 8th क्लास में you have studied chemical equations, how to write them and balance them, but it is the base. आपको केमिस्ट्री में स्टेप इन करना है, उससे पहले आपको ये सब आना चाहिए। सो आई एम गोना रिपीट दैट एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। जनरली 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, दे कैन सिंपली गिव यू अ रिएक्शन, उसको बैलेंस करना है। तो ओके, फर्स्ट यू नो कि जो आपने रिएक्शन किया है उसको आप फर्स्ट वर्ड्स में देखें। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम था रिएक्टेंट्स में, ऑक्सीजन था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो जो लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये है रिएक्टेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट हैंड साइड पे, इफ़ यू लुक एट द स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन देखते हैं तो उस एरो के राइट हैंड साइड पे आपको लगेगा जो लिखा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है प्रोडक्ट। सो क्या होगा, जो भी 2-3 चीज़ें होगी उनको हम हमेशा प्लस के साथ लिखते हैं। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन, जितने होंगे एक और भी होगा तो एक और प्लस करके हम उसको लिख देंगे। और प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन, उसमें भी प्लस का साइन आ जाता है। एरो का मतलब ये है कि रिएक्शन यहाँ से शुरू हुई लेफ्ट हैंड साइड से और फाइनल कहाँ पहुँचती है, प्रोडक्ट साइड यानी राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट दिस इज हाउ यू राइट। Coming on to next,
राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन हम लोग बहुत बड़े नाम एलिमेंट्स के कभी भी रिएक्शन में नहीं लिख सकते हैं. फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर ओन सेक आप लिख सकते हैं, लेकिन इनिशियली जब आपको बहुत सारी फाइनली जब आपको बहुत सारी रिएक्शंस लिखनी होंगी, करनी होंगी, नोट्स बनाने होंगे, एंड फॉर न्यूट्रल बेसिस आप हमेशा ही उनके सिंबल लिखते हैं. सो यू शुड ऑल नो कि किसके सिंबल क्या रहता है, किन एलिमेंट का क्या सिंबल रहता है. एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे जो बहुत कम बच्चों को समझाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम. तो आई हैव चेक नोटबुक्स, मैंने बहुत सारी नोटबुक्स में या बच्चों को गलती करते देखा है कि वो लोग फर्स्ट और सेकेंड लेटर दोनों कैपिटल लिख देते हैं या दोनों ही स्मॉल लिख देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल आप एक बार ये रिएक्शन देखेंगे 1.2 केमिकल रिएक्शन में आप अगर प्रोडक्ट साइड देखते हैं तो लिखा है MgO. M कैपिटल है, G स्मॉल है, O कैपिटल है. इसका मतलब ये है कि Mg फर्स्ट इज कैपिटल, सेकंड इज स्मॉल लेटर, तो ये एक एलिमेंट का सिंबल है. और जैसे ही दूसरा कैपिटल लेटर आया विच मीन्स कि दूसरा एलिमेंट हमने लिखा है. तो इसीलिए अगर आप दोनों कैपिटल लिखते हैं, सपोज कॉपर का C और U कैपिटल लिख देंगे तो वो गलत होगा, विच वुड मीन कि आपको अभी एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आता है. सो यू ऑल शुड नो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए यू शुड नो द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स. कमिंग बैक टू दिस, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स लिखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं. ओके, क्लास 9th में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आपने एक पॉइंट पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं रिपीट करती हूँ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर आप, आई एम श्योर आप सबको याद आ जाएगा द मोमेंट आई रीड आउट द डेफिनेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास को हम ना क्रिएट करते हैं, ना कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन लिखते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसको कन्वर्ट होके केमिकल रिएक्शन होके कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोडक्ट साइड पे बना होगा. बी इट एनी गैस, कुछ भी होगा, चाहे वो गैस बन के ही निकल गया, लेकिन वो ज़रूर होगा. यानी रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय बाय योरसेल्फ. आप अपनी तरफ से कुछ नया नहीं लिख सकते, ना ही आप अपनी तरफ से कुछ डिलीट कर सकते. जैसे मैथमेटिक्स में आप अगर +2 करते हो तो आप -2 भी करते हो, बिकॉज मास थिंग्स कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि सपोज लेफ्ट हैंड साइड पे दो किसी एलिमेंट के दो एटम्स हैं, तो राइट हैंड साइड पे भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो राइट हैंड साइड पे भी दो ही होने चाहिए. ज़रूरी नहीं है वो किसके साथ अटैच्ड है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ अटैच होके सपोज एयर बन के उड़ जाते हैं, लेकिन इट शुड बी बैलेंस्ड, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए. दिस इज समथिंग वेरी ईजी, यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड एंड अब हम दोबारा एक बार समझ लेते हैं इसको. वर्ड इक्वेशन लिखी है ZnH2SO4 gives ZnSO4 plus H2. ये रिएक्शन जब हमने जिंक ग्रैनुअल्स की एक्टिविटी की थी तब मैंने आपको बताई थी. जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो सबसे पहले ये सिर्फ आपको स्टार्ट करने के लिए एक तरीका बताया है. आप ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट के नाम, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कितना है, राइट हैंड साइड पे वो कितना है, उसको मैच कर लीजिए. इस इक्वेशन में आप देखते हैं कि जिंक लेफ्ट साइड भी एक है, राइट साइड भी एक ही है, बैलेंस्ड. हाइड्रोजन 2 and 2 बैलेंस्ड, सल्फर 1 and 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 and 4 बैलेंस्ड. तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन है आप उसको हमेशा चेक करेंगे. स्विचिंग ऑन टू नेक्स्ट. अब जो मैंने जंग या रस्टिंग की बात की थी वो ये रिएक्शन आ जाती है. नॉट एग्जैक्टली वो, उसमें तो ऑक्सीजन का भी रोल है, बट या आयरन प्लस H2O वाटर, Fe3O4 प्लस H2. रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने, एरो का मतलब है लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रोसीड कर रही है इक्वेशन,
और राइट हैंड साइड पे हम लोग गैस का इवोल्यूशन देखते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको बैलेंस करना बताया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1, इक्वेशन नंबर 1.5 आप ध्यान से देख सकते हैं। देयर आर दीज बॉक्सेस। तो आप Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे। एलिमेंट है फर्स्ट Fe। एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड के नंबर लिखेंगे, एक तरफ हम राइट हैंड साइड के नंबर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? 1, राइट हैंड साइड 3। कैसे पता चला? दोबारा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आयरन है 1 और राइट हैंड साइड जब आप देखते हैं तो इट इज Fe3, यानी 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के दोनों साइड 2 and 2 हैं। ऑक्सीजन इज 1 एक तरफ और दूसरी तरफ 4 है। अब इसको बैलेंस करने का तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे आयरन 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन 1 है। आयरन मतलब Fe, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट हैंड साइड पे 3 है और जिस तरफ 1 है उसके आगे अगर हम 3 लिखते हैं, क्योंकि वो अकेला है, पहले हम उसको लिख सकते हैं। तो आप Fe के सामने अगर 3 लिख देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, एटलीस्ट Fe बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सिर्फ ऑक्सीजन बचता है। स्टेप नंबर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, 1.6 इक्वेशन है। इन्होंने पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना ज़रूरी समझा। इट डजेंट मैटर, आपकी फाइनल इक्वेशन में बैलेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नो मैटर आप पहले किसको बैलेंस करते हैं। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन पहले सिर्फ 2 थे और हमने नहीं 1 था और हमने उसको बैलेंस करना है। हम देखते हैं कि इफ़ वी राइट 4 इन फ्रंट ऑफ हाइड्रोजन, आई एम सॉरी, आई वुड रिपीट अगेन, हाइड्रोजन वाज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की मैं बात कर रही हूँ। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1 था, राइट हैंड साइड 4। तो मुझे बेसिकली 4 को तो 4 रखना है, जो 1 है उसको 4 बनाना है। तो कहाँ पे है ये ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ वाटर की फॉर्म में। तो H2O के O को मुझे 1 से 4 बनाना है, तो मैं उसके बाहर 4 लिख देती हूँ। रिलैक्स, आई नो, अब हाइड्रोजन की इक्वेशन इम्बैलेंस हो गई, राइट? आपने क्या किया, 4 को 4 रहने दिया राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 1 जो था उसको 4 बना दिया। उसको करने के प्रोसीजर में हम देखते हैं कि अब हाइड्रोजन बढ़ गया है। आप देखिए, हाइड्रोजन अब लेफ्ट हैंड साइड 4 into 2 इट हैज़ बिकम 8 और राइट हैंड साइड पे वो ऑल अभी 2 है। यू कैन सी दिस, ये टेबल, आप पिंक कलर का जो टेबल है ये आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपने देखा कि अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। आपको स्टेप बाय स्टेप, दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। आप हिट एंड ट्रायल से, बहुत सिंपल है, आप ऐसे बैलेंस करते हैं। तो जब आप ये वाली जो सामने है पिंक टेबल देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि अब बैलेंस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन के सामने 4 लिखना होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, हमने देखा कि ऑक्सीजन इम्बैलेंस्ड है, राइट हैंड साइड पे 4 था, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 था, इसको 1 को हमें 4 बनाना है। तो हमने इधर वाले लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन के सामने 4 लिख दिया, लेकिन वो 4 हाइड्रोजन को भी अफेक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन अब हो गया था 4 2s are 8 और राइट हैंड साइड पे वो सिर्फ 2 था। तो हमें क्या करना है, सिंपली राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन के सामने भी हम 4 लिख देंगे। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1.7 ब्लू कलर की लास्ट में जो इक्वेशन है पेज नंबर 4 पे, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें आप देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 4 into 2 8 और राइट हैंड साइड पे 4 into 2 8, बैलेंस्ड, चेक। अब हम ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन इज 4 और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन इज 4, दोनों 4 हैं, बैलेंस्ड, चेक। सिर्फ अब जो बचता है वो है आयरन, आयन Fe, जो राइट हैंड साइड पे 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। 3 को हम 3 रहने देंगे, 1 को हम 3 बनाएंगे, तो 3 विल रिमेन 3। लेफ्ट हैंड साइड वाले आयरन के सामने, Fe के सामने हम 3 लिख देंगे। यू कैन सी दैट ऑन अनदर पेज, दिस।
So balanced equation is equation number 1.9. इट इज़ वेरी सिंपल. मोस्ट ऑफ यू आप सब ने सीखा है, क्लास 8th में आप पढ़ चुके हो, बट जिनको नहीं आता था उनके लिए मैंने दोबारा समझाया. लिसन टू दिस अगेन एंड अगेन. आपको बहुत धीरे ईजिली अच्छे से समझ आएगा और आप समझ पाएंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड है. सिर्फ आपको जितने एलिमेंट्स है वो टेबल में लिखने हैं, उनका लेफ्ट हैंड साइड का अमाउंट लिखना है, राइट हैंड साइड के एटम्स लिखने हैं, उनको कंपेयर करना है. और जहाँ पे भी आपको नंबर आगे लिखना पड़े आप ध्यान रखें कि उसके साथ अटैच्ड एलिमेंट पे भी वो असर डालेगा. तो जैसे ही आपने कुछ और उसके सामने लिखा तो दोबारा से पूरी इक्वेशन की आप एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट और राइट के कंपेयर करेंगे. दिस इज हाउ यू बैलेंस द इक्वेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स. आपको फिजिकल स्टेट भी लिखनी है कि वो किस स्टेट में रिएक्शन हुआ. आयरन स्टेट आपको पता है क्या होती है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. लिक्विड्स, एक्वस भी हम लिख लेते हैं जहाँ पे होगा, आई लेट यू नो. तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है. वो लिखने के बाद हमने आयरन की साइड में ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल एस. मेक श्योर आप कैपिटल लेटर्स नहीं लिखेंगे. स्टेट लिखते हुए यू वुड राइट एस फॉर सॉलिड. तो लोहा, आयरन, Fe इज सॉलिड. देन इज H2O. यहाँ पे H2O लिक्विड, L इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने लिक्विड फॉर्म में इसकी रिएक्शन नहीं करवाया, हमने गैशियस फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर के रूप में ये इक्वेशन करवाया. प्रोडक्ट साइड पे Fe3O4 आयरन ऑक्साइड सॉलिड है, सॉलिड हमें मिलता है हेमाटाइट. एंड H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो ब्रैकेट में हमने G लिखा. AQ, स्मॉल AQ हम वहाँ लिखते हैं जहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन होगा, यानी कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो वाटर में बना है उसके आगे हम AQ लिखते हैं. सो एग्जाम्पल्स आपको आगे दिए हैं. कभी कभी कुछ रिएक्शंस को करवाने के लिए वेरियस प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट उस पर लिखने पड़ते हैं जो उसमें यूज़ होंगे, तो वो हम लोग एरो के ऊपर लिख देते हैं. 2 इक्वेशंस आपको दी हैं, एक फोटोसिंथेसिस की ही दी है. ऊपर वाली है CO+2H2O, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 पे करवाया जाता है, इसलिए उसके एरो पे ये भी एक्स्ट्रा मेंशन हम लोग करेंगे. नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, तो उसमें क्योंकि सनलाइट और क्लोरोफिल यूज्ड है तो हम उसको एरो के ऊपर लिख देते हैं. सो दिस वाज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. तो आप फर्दर जितनी भी ये क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर. क्योंकि इसका आंसर होगा कि मैग्नीशियम रिबन रखा रखा उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जमा हो जाती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको हम लोग क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. सो इट इज़ क्लीन. उसके बाद रिएक्शंस हैं, उनको वर्ड्स में लिखा है, फुल नेम के साथ लिखा है. हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, आप बहुत ईजी है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2. इन सब इक्वेशंस को पहले आप लेटर्स में लिखेंगे, इनका जो सिंबल होता है उनको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके इनकी स्टेट भी लिखेंगे, फिजिकल स्टेट. और उसके बाद बैलेंस और स्टेट सिंबल्स के साथ 2-3 रिएक्शंस और आपको करनी है. सो दिस इज़ इट फॉर द डे. बहुत सिंपल था, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था. इसमें से क्वेश्चन जो बनता है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नीशियम के ऊपर बनता है कि वाई इज़ इट क्लीन. केमिकल रिएक्शंस के ऊपर उनकी बैलेंसिंग 1 और 2 मार्कर कैन कम. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. Leave your comments and make sure you try to repeat, you try balancing equations. आप लोग एक दिन में जितना करते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, उसको साथ के साथ आप रिवाइज करेंगे. and I can take your queries in the next video. See you then. Take care and good day. Thank you.